हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी क्लासेस का शेड्यूल रेगुलर मेरी क्लासेस अभी 9 से 11 तक जितने भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह है। अभी मैं स्टार्ट करूंगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मरीनल सिस्टम। मैं आपको एना फिजियो नहीं कवर कराऊंगा क्योंकि एना फिजियो आप कवर कर चुके हो, नर्सिंग कंप्लीट करके आए हो। एना फिजियो आपको नॉर्मल आती होगी, किडनी क्या होती है, किडनी टाइप क्या होता है, किडनी के फंक्शनल यूनिट क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह क्या होती है, सब आपको पता होता है। फिर भी अगर आप कमेंट करोगे क्लासेस में कि सर जी हमें एना फिजियो भी साथ लेके चलो, तो कोई इशू नहीं, मैं एना फिजियो भी साथ लेके चलो। अभी मैं आपको रिनल सिस्टम की एमएसएन स्टार्ट करता हूँ। आज अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहली डिजीज जिसके अंदर जिसको बोलते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। राइटिंग पे ज्यादा ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग में अगर थोड़ा इश्यू हो सकता है, बट जो मैं वर्बली जो वर्ड बोलता हूँ एक एक वर्ड पे फोकस करना। क्लास को एक बार समझ में आए, सेकंड बार देख लेना, लेकिन जो मैं वर्ड बोलता हूँ वर्ड पे ज्यादा फोकस करना। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। अब अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, बीपीएस होता क्या है। ये क्या होता है कि एबनॉर्मल एंड ओवर ग्रोथ, एबनॉर्मल एंड ओवर ग्रोथ ऑफ द स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल सेल ऑफ द प्रोस्टेट, देन obstruct partial and complete obstruct of the urethra, then decrease the urine output। कुल मिला के ये obstructive disease है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक एपिथेलियल सेल्स, एक स्ट्रोमल सेल्स। उन दोनों के अंदर हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी। अब आपको पता होना चाहिए हाइपरप्लेजिया क्या होता है, हाइपरट्रोफी क्या होती है। हाइपरप्लेजिया होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स, सेल की संख्या बढ़ना। हाइपरट्रोफी क्या होता है, सेल की साइज बढ़ना। दोनों चीज हो जाती है एपिथेलियल और स्ट्रोमल सेल्स के अंदर। इनकी होती क्यों है ये मैं आपको कोर्स में बताऊंगा, कोर्स के अलावा ये आपको पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगा आगे की होती क्यों है। ठीक है। आपको मैंने बता दिया एबनॉर्मल्स एंड ओवर ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल एंड स्ट्रोमल सेल्स ऑफ prostate, then lead to obstructions in urine output। यूरिन आउटपुट या यूरिन फ्लो, यूरिन पास आउट करने में ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इसके कोज की। मैंने इसके डेफिनेशन जो भी है इसका इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये चीज होती क्या है। इसके अलावा बात करते हैं इसके कोज की, इसके कोज क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो इडियोपैथिक होता है, अननोन कोज होता है इसका। मोस्ट कॉमन की बात करते हैं तो इडियोपैथिक अननोन। मोस्ट कॉमन कोज की बात करते हैं तो इडियोपैथिक होता है, अननोन होता है। बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। इसके रिस्क फैक्टर को थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि रिस्क फैक्टर से आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आएगी। रिस्क फैक्टर सबसे पहले बात करते हैं रिस्क फैक्टर के अंदर एज, इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर एज मोर देन 50 ईयर्स है तो 50% चांसेस होंगे बीपीएस होने के। मोर देन 80 ईयर्स है तो 90% चांसेस होंगे बीपीएस होने के। अब एज का फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि एज का क्यों इसको इफेक्ट करता है, बीपीएस को कैसे होता है एज की वजह से। अभी जस्ट आगे बताऊंगा मैं आपको। बात करते हैं एज के अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है इसका, इसकी वजह से तो बीपीएस होता ही होता है। ये पैथोफिजियोलॉजी में समझाऊंगा। इसका नॉर्मल लेवल पूछता है टेस्टोस्टेरोन का 229.6 नैनोग्राम पर डी। 229.6 पर नैनोग्राम पर डी। इसके अलावा रिस्क फैक्टर और भी होते हैं। हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट डालता है। हाई प्रोटीन डाइट उसकी वजह से भी होता है बीपीएच। जब बात करते हैं हाई प्रोटीन डाइट के अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस,
उसकी वजह से भी बीपीएच होता है। जब यूरिनरी डिस्फंक्शन होगा, यूरिन को पास आउट नहीं कर पाएगा, यूरिन ब्लड के अंदर कलेक्ट होगा तो प्रेशर रहेगा। कुल मिला के बात है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से भी बीपीएच होता है। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट में मैं आपको यही बता दें, इसी के साथ ही इसके अंदर देते हैं सिल्डेनाफिल, जिसको बोलते हैं अपन वाइग्रा। क्यों? ये वेजोडाइलेटेड ड्रग है, ये ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगी, बैलेंस ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगी, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसकी डोज अलग होती है, 25 एमजी, 50 एमजी, 75 एमजी, 100 एमजी, ये चीजें इसके डोज होती हैं। इनके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो ऑक्सीपिटल हेडेक होगा, हाइपोटेंशन होगा, डिजीनेस होगा। क्यों? क्योंकि ये वेजोडाइलेटेड ड्रग। इसके अलावा बात करते हैं, ये इसके कोज हो गए, रिस्पेक्ट हो गए किसके? बीपीएच के। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इसको थोड़ा अच्छे से समझना कोशिश करूंगा मैं, शॉर्ट लिखने की, क्योंकि इस चीज पे कुछ चीजें आ नहीं पाएगी। पैथो, क्योंकि इसी चीज से आपको हर चीज समझ में आएगी। पैथोफिजियोलॉजी सबसे पहले बात करते हैं, तो ड्यू टू एनी etiological फैक्टर, ड्यू टू एनी etiological फैक्टर्स, जो सीरम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है अपना, जो बॉडी के अंदर होता है, इसका मैंने नॉर्मल लेवल बताया था आपको, 229.6 नैनोग्राम पर डीएल। जब अपनी जो प्यूबर्टी तक एज होती है, अप टू 18 ईयर्स तक, इसका यूज कहाँ हो जाता है? अपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज हो जाता है इसका सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अप टू इस रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। जैसे पिनाइल ग्रोथ, टेस्टिकुलर ग्रोथ, सब में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रोल होता है। जब बात करते हैं अपन, जो अपनी रिप्रोडक्टिव एज होती है 15 टू, मेल्स की तो 60 ईयर तक होती है, इसके अंदर इसका यूज हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। इसका यूज हो जाता है इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। अब बात करते हैं मोर देन 60 ईयर, 50 ईयर के बाद, मोर देन 60 ईयर या 50 ईयर के बाद टेस्टोस्टेरोन का यूटिलाइजेशन है वो मतलब डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो जाता है, तो यूटिलाइजेशन टेस्टोस्टेरोन का होगा। टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में रहेगा, सीधी सी बात है। कोई भी चीज खाली दिमाग से अचानक होता है, कोई चीज वहां रहेगी तो वो प्रॉब्लम करेगी। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में रहता है आफ्टर 60 ईयर के बाद, रिप्रोडक्टिव एज के बाद, तो इसके बाद क्या होता है कि एक जो टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, टेस्टिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट करती है, जिसको अपन बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज, जिसको अपन बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये क्या करता है? ये करता है मैन तूफानी। 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर डीएचटी। 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है तूफानी करके डीएचटी में, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। अब बात बाकी की तूफानी आगे की डीएचटी करता है। ये डीएचटी क्या करता है? तो प्रोस्टेट, मैंने आपको उसकी इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर जाता है, वहां पे एपिथेलियल स्ट्रोमल सेल्स होती है, वहां पे हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी कर देता है क्या? डीएचटी। हम आपको ये चीज आगे बताऊंगा कि इसके ट्रीटमेंट में 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर देते हैं, रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं। इसलिए क्या मैंने आपको बता दिया कि टेस्टोस्टेरोन यूटिलाइजेशन होता नहीं आफ्टर 60 ईयर के बाद। उसके बाद क्या करता है कि एक टेस्टिस प्रोस्टेट ग्लैंड एक एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज। 5 अल्फा रिडक्टेज तूफानी करता है, टेस्टोस्टेरोन जो खाली पड़ा है अपने बॉडी में उसको डीएचटी में कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर जाता है, वहां पे एपिथेलियल सेल्स एंड स्ट्रोमल सेल्स होती है, वहां पे उनपे हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी करा देता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? बीपीएच। ये इसकी क्या हो गई? पैथोफिजियोलॉजी। आई होप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी, धीरे धीरे सब चीजें होंगी।
अभी रिसोर्सेज थोड़े कम हैं, धीरे धीरे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट नर्सिंग जगत में एक अलग से काफिला चलेगा। पंकज सर के नाम पे कोई इशू नहीं है, मैं मेहनत करूंगा, भगवान का आशीर्वाद है, श्योर होगा। जो चीज माइंड में है, वो जरूर होगी। ये होगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस याद रखना आप। ऐसे तो सब लोग इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वगैरह कर लेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन वगैरह कर लेंगे, सिक्योरिटी वगैरह देख चेक कर लेंगे कि भाई यूरिन फ्लो वगैरह कितना क्या आ रहा है। लेकिन मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ये जरूर पूछता है, इसको बोलते हैं PSA। क्वेश्चन आया हुआ भी है, सही स्टेट गवर्नमेंट में आया हो चाहे नॉट स्टेट में आया हो। प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, PSA। इसका नॉर्मल लेवल पूछता है 0.62 नैनोग्राम पर डी। ये इसका नॉर्मल लेवल होता है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड इसको सीक्रेट करती है। फ्लूइड होता है जिसके अंदर प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन PSA पाया जाता है, इसका नॉर्मल लेवल पूछता है। अब बात करते हैं कब बोलेंगे अपन की BPH हो गया। अगर ये डाटा 4 नैनोग्राम पर डीएल आता है डायग्नोसिस में तो अपन बोलेंगे BPH हो गया। अगर ये डाटा मोर देन 4 नैनोग्राम पर डीएल आता है तो अपन बोलेंगे क्या हो गया? प्रोस्टेट कैंसर। ये दोनों चीजें पूछी हुई हैं। इसका नॉर्मल लेवल पूछा हुआ है, कब बोलेंगे BPH हो गया, कब बोलेंगे प्रोस्टेट कैंसर हो गया। ये इसका मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है PSA। इसके अलावा अपन KU भी एक्सरे कर सकते हैं, किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक्सरे। उसके अंदर अपने को प्रोस्टेट बटरफ्लाई शेप मिलेगी। प्रोस्टेट क्या मिलेगी? बटरफ्लाई शेप मिलेगी KU भी एक्सरे के अंदर। लेकिन मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस का क्या होता है? PSA। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। सबसे पहले पोजीशन, यूरिन पास आउट करने के लिए स्क्वेटिंग पोजीशन देंगे, समझे? सबसे पहले अपना काम ये होता है पोजीशन देने का, तो स्क्वेटिंग पोजीशन देंगे, इजीली यूरिन पास आउट कर सके। थोड़ा प्रेशर वगैरह, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हल्का सा रिलीव हो उसको पेन से, इसलिए स्क्वेटिंग पोजीशन देते हैं। सॉरी, मैनेजमेंट से पहले अपन बात करते हैं साइन सिम्टम्स की। चलो ये स्क्वेटिंग पोजीशन आप याद रखना। अब बात करते हैं साइन सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। साइन सिम्टम्स की बात करते हैं अर्लीस्ट एंड क्लासिकल क्लिनिकल फीचर। अर्लीस्ट एंड क्लासिकल क्लिनिकल फीचर, द डिमिनिश्ड size and force of urinary stream। ठीक है, अब बात करते हैं इसका लेट क्लिनिकल फीचर। ये अर्लीस्ट हो गया। बात करते हैं इसका लेट क्लिनिकल फीचर। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा डायरेक्ट, अर्लीस्ट क्या फाइंडिंग है, क्लासिकल क्या फाइंडिंग है, लेट क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं। लेट क्लिनिकल फीचर फाइंडिंग होगा इसका पोस्ट वॉइडल ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। इसका मतलब होता है पोस्ट वॉइडल ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, यूरिन पास आउट करने के बाद भी ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास आउट होना। प्रॉपरली यूरिन पास आउट करने के बाद भी ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास आउट होना ड्यू टू द ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। बिकॉज BPH में वहां पे प्रोस्टेट में ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्ट है, ब्लैडर फुल है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, यूरिन पास आउट करने के बाद भी ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास आउट होगा, जिसको बोलते हैं पोस्ट वॉइडल ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। ये लेट क्लिनिकल फीचर होता है इसका। इसके अलावा अनोदर क्लिनिकल फीचर और भी होते हैं इसके, बात करते हैं। सीधी सी बात है, यूरिन पास आउट कम होगा तो ओलिगोयूरिया होगा। ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है उसको बार बार फ्रीक्वेंसी होगी, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड, भाई अपन उसको ऑब्स्ट्रक्शन से है बार बार यूरिन पास आउट करेगा, क्योंकि अपन ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक टाइम पे प्रॉपर्ली यूरिन पास आउट नहीं कर पाएंगे, उसको बार बार अर्जेंसी होगी, यूरिन पास आउट करने की फ्रीक्वेंसी होगी। इसके अलावा बात करते हैं अर्जिन कॉन्टिनेंस होगा।
ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन तो होगा ही होगा, ओलिगोरिया होगा तो अर्जेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी होगा, इसके अलावा नोक्चूरिया होगा, नाइट में भी उसको यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं हेजिटेंसी होगी, उसको हेजिस्टेंसी, 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 इस चीज को याद रखना, हेजिस्टेंसी मतलब हेजिटेट ड्यूरिंग द यूरिन पास आउट, वो हेजिटेट करेगा क्योंकि उसको पता है कि मैं पिछली बार पास आउट किया तो मेरे पेन हुआ, तो उसको जितनी बार यूरिन पास आउट करेगा उसको पेन फुल होगा, तो हेजिटेशन फील करेगा यूरिन पास आउट करने में, हेजिटेंसी होगी। इसके अलावा बात करते हैं तो हाइड्रोयूरेटस होगा, हाइड्रोयूरेटस एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये चीज मैं बताऊंगा ये क्यों होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है चीजें। हाइड्रोयूरेटस इसलिए होगा, सीधी सी बात है, बीपीएच है, यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस है, यूरिन पास आउट नहीं होगा, बैक फ्लो होगा यूरिन का, यूरेटस में जाएगा, ओबियसली बात है, यूरेटस में जाएगा तो यूरेटर अपने साइज बढ़ाएंगे ना, वहीं वहीं अपन कहीं एक जगह पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिक, मतलब कोई भी जगह रहेगा तो उसकी साइज ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तो यूरेटर क्या करेंगे, अपनी साइज बढ़ाएंगे, डायलेशन होगा यूरेटर में, एबनॉर्मल डायलेसिस ऑफ द यूरेटस, तो बोलते हैं हाइड्रोयूरेटस। सीधी सी बात है, यूरेटर में डायलेशन होगा, बैक फ्लो हो रहा है तो किडनी के अंदर वापस यूरिन जाएगा, किडनी सोचेगी भाई, किडनी के पास लिमिटेड कैपेसिटी होता है ना उनकी, तो किडनी की साइज बढ़ेगी यार। रीनल पैलिस के एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द रीनल पैलिस, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये हो गया, मैंने इन दोनों की टर्मिनोलॉजी आपको मैंने बता दी है और उनका रीजन भी बता दिया एकदम क्यों होती है हाइड्रोटेशन, हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये इसके हो गए साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। पोजीशन मैंने बता दी थी, स्क्वेटिंग पोजीशन। बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, उसके बाद बताऊंगा सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर देते हैं, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी, एक तो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, उसका रीजन बताऊंगा ये क्यों देते हैं। पहले इसके एग्जाम्पल लिख लो कौन कौन सी होती है अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, काजोसिन, पैराजोसिन, जितने भी जोसिन्स हैं, पेंसिलोसिन्स, डेक्साजोसिन्स, अल्फाजोसिन्स, जितने भी जोसिन्स है अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। इनका काम क्या होता है, अल्फा रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, ब्लैडर के नेक पे, प्रोस्टेट में, यूरिथ्रा में। अल्फा रिसेप्टर का काम होता है कॉन्स्ट्रिक्शंस करना यूरिथ्रा का, सीधी सी बात है, यूरिन पास आउट को डिक्रीज करना। अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो मतलब कॉन्स्ट्रिक्शंस नहीं होगा, ओपन होगा, ओपन होगा तो मतलब यूरिन पास आउट होगा, यूरिन पास आउट होगा। और अपने को करवाना ही क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस को रिलीव करना है, यूरिन को पास आउट करवाना है, समझ गए। इसके बाद इनका साइड इफेक्ट भी बता देता हूँ आपको। अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर का सीधी सी बात है, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, जहां उनका काम होता है वेजोडाइलेशन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करने का। तो ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, वहां वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्या होगा, वेजोडाइलेशन। अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर होती है क्या है, वेजोडाइलेटर ड्रग होती है। अल्फा रिसेप्टर का काम होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करने का, तो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो क्या काम करेगा, वहां पे वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन होगा तो साइड इफेक्ट में आएंगे इसके, साइड इफेक्ट क्या आएंगे इसके, ऑक्सीपिटल हेडेक होगा, हाइपोटेंशन होगा, डिजीनेस होगा, ये सब चीजें की साइड इफेक्ट आएंगे। एक मेडिसिन और देते हैं इसके अंदर, अल्फा रिडक्टेज, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि 5 अल्फा रिडक्टेज टेस्टोस्टेरोन को क्या कर देता है, डीएसटी में कन्वर्ट कर देता है, तो अपन क्या करेंगे, 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं। एग्जांपल फेनेस्टिराइड एंड ड्यूटास्टेराइड, फेनेस्टिराइड एंड ड्यूटास्टेराइड, ये दोनों इसके एग्जांपल होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक देते हैं कॉम्बी थेरेपी, जिसको बोलते हैं गैरीफ्लोडी, गैरीफ्लोडी ये कॉम्बी थेरेपी देते हैं 5 to 6 मंथ के लिए इस पेशेंट को, जिसके अंदर दो मेडिसिन होती हैं, एक तो ड्यूटास्टेराइड, एक टेंसोलोसिन्स। इसका साइड इफेक्ट आता है लॉस ऑफ लिबिडो, स्टेरिब्लो
बी का। ये दोनों मेडिसिन हो गई। इसके अलावा इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लेता है आपको कि बीपीएच की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। बीपीएच की ड्रग ऑफ चॉइस मैं बता देता हूँ, फेनेस्टिराइड। फेनेस्टिराइड ऑप्शंस में नहीं मिले तो टेंसिलोसिस। क्या बोला मैंने? बीपीएच की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लेता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया, ये इतने मेडिसिन ने पूछ के बोलेगा ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ बीपीएच। तो इसकी आपको आंसर देना है फर्स्ट प्रायोरिटी फेनेस्टिराइड। ये ऑप्शन में नहीं मिले तो सेकंड प्रायोरिटी ड्यूटास्टेराइड। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी ड्रग ऑफ चॉइस। ये हो गया अपना मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अलावा इसके अंदर हर्बल रेमेडीज देते हैं। हर्बल रेमेडीज एक जिसके अंदर क्या होता है, सो पोलमेटो पाया जाता है जो एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट करता है। एक आयुर्वेदिक होता है हर्बल रेमेडीज। हर्बल रेमेडीज ये भी देते हैं बीपीएस वाले पेशेंट को, जिसके अंदर एक सो पोलमेटो होता है। क्या होता है? सो पोलमेटो। इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। अपने को तो काम ही वही करवाना है एंटी कार्सिनोजेनिक, इसलिए इसको भी देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट भी। अपनी क्लासेस ऐसे रेगुलर चलती रहेंगी, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है कि सर है ना फिजियो भी साथ में करो या फिर थोड़ा धीरे बोलो, एक्सप्लेन करो, जो भी चीजें आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके बाद में रेगुलर चीजें चेंजेस करते रहेंगे। तो स्टार्टिंग अपनी, इसके बाद बात करते हैं अपना सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं। जैसे आपको इनके नाम याद रखने हैं सबसे पहले। जिसके अंदर समझाने की जरूरत है मैं उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंदर समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम उसकी फुल फॉर्म में याद करने की जरूरत है, सिर्फ आपको फुल फॉर्म टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। सबसे बात करते हैं ट्रांस नीडल एब्लेशन। इसकी सिर्फ आपको याद रखनी है ट्रांस यूरिथ्रल निडल एब्लेशन। TUIP ट्रांस यूरिथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट। ये दोनों नाम याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, इन दोनों के नाम याद रखने हैं, अपने को सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है। एक होता है TUMT ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी। क्या बोला मैंने? ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी। इसके अंदर क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एंटीना टाइप में, उसको यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं। यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करने के बाद हैवी टेम्परेचर पे प्रोस्टेट के ऊपर हैवी टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी को डिस्ट्रक्ट करता है। हैवी टेम्परेचर यूज करते हैं, डिजनरेट करते हैं उन चीजों को। वो कितना टेम्परेचर यूज करते हैं, शायद पूछता है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यूज करते हैं, इसके अंदर माइक्रोवेव थेरेपी करते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रांस यूरिथ्रल इलेक्ट्रोवेपराइजेशन। क्या बोला मैंने? ट्रांस यूरिथ्रल इलेक्ट्रोवेपराइजेशन। ट्रांस यूरिथ्रल इलेक्ट्रोवेपराइजेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, ये मेनली सर्जरी किसके अंदर की जाती है, जिसके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। जिस पेशेंट के अंदर बीपीएच की कंडीशन है और उसके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिस पेशेंट के अंदर एंटीकोगुलेंट चल रही है, एंटीप्लेटलेट चल रही है, क्यों? क्योंकि एंटीप्लेटलेट का साइड इफेक्ट ब्लीडिंग, एंटीकोगुलेंट का साइड इफेक्ट ब्लीडिंग, या थ्रोम्बोलाइटिक चल रही है, थ्रोम्बोलाइटिक का साइड इफेक्ट ब्लीडिंग। इसलिए उस पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, और बीपीएच की कंडीशन है उस पेशेंट के अंदर, ट्रांस यूरिथ्रल इलेक्ट्रोवेपराइजेशन
बिकॉज इसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती ही, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट अपन यूज करते हैं, प्रोस्टेट के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, उसके बाद प्रोस्टेट का डिजनरेट करते हैं और प्रोजेस्टेट करते हैं, जो चीज हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन सर्जरी। फिर मैंने सर्जरी बता दी, इतनी चीजें यूज हो गई। मोस्ट कॉमन सर्जरी कौन सी यूज करते हैं, वो होती है TURP, ट्रांसयूरेथ्रल। मोस्ट कॉमन सर्जरी ये होती है, रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। मोस्ट कॉमन सर्जरी और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट TURP। इसके अंदर पूछता है आपको एक इंस्ट्रूमेंट रिजेक्टोस्कोप, कितने इंच का, 12 इंच का इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद अपन रिसेक्शन करते हैं किसका, प्रोस्टेट का। एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रिजेक्टोस्कोप। रिजेक्टोस्कोप 12 इंच का होता है, इसके अंदर प्रोस्टेट के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद इसको जनरेट वगैरह करते हैं, जो हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी। अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस TURP का। बात करते हैं TURP का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। अगर भी लेस देन 24 हो रहा है सर्जरी का, तो ब्लीडिंग नॉर्मल मानी जाएगी। अगर ब्लीडिंग हो रही है लेस देन 24 आवर्स, अगर मोर देन 24 हो रहा है, सर्जरी हुए मोर देन 24 आवर हो गए, उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, तो नोटिफाई द डॉक्टर। एबनॉर्मल फाइंडिंग है, ब्लीडिंग हो रही है तो नोटिफाई द। अपन को चीज याद रखनी है TURP सर्जरी में, कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन। अगर TURP सर्जरी हुई है तो अपने को कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन फीमेल ह्यूमन कैथेटर से, इससे कंटिन्यूअस इन TURP सर्जरी, कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन by the 3-way lumen catheter, by the purpose to prevent the blood clot formations, to prevent the blood clot formations। ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर TURP सर्जरी के अंदर जो कडल कैथेटर यूज किया जाता है, कडल कैथेटर आगे से बैंड होता है, इसका आप इमेज देखना, कडल कैथेटर। इसलिए कंटिन्यूस। अब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या आता है TURP का। सबसे पहले चलो इरिगेशन कर रहे हैं अपन, इरिगेशन कौन से सॉल्यूशन से करते हैं ये क्वेश्चन पूछता है। अगर बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी अगर इरिगेशन सॉल्यूशन पूछता है तो NS होगा, नॉर्मल सलाइन होगा। अगर ड्यूरिंग सर्जरी पूछता है आपको सॉल्यूशंस, अपन ड्यूरिंग सर्जरी से कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे इरिगेशन के लिए, तो होगा गिल्स रॉस। बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी अगर इरिगेशन के लिए पूछता है तो NS होगा, ड्यूरिंग सर्जरी अगर इरिगेशन के लिए पूछता है तो गिल्स रॉस सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन होगा TURP सिंड्रोम, या कॉम्प्लिकेशन होगा TURP। ये क्यों होगा ये भी बता दूं। अपन रेगुलरली कंटिन्यूअसली ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हैं 24 आवर तक, मोर देन 24 आवर्स ब्लैडर इरिगेशन करते नहीं। अगर मोर देन 24 आवर्स ब्लैडर इरिगेशन करते हैं तो एक कॉम्प्लिकेशन आता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस आता है, जिसको बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपरनेट्रेमिया। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। अगर TURP अगर रेगुलरली अपन ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हैं तो बॉडी से जैसे बात है फ्लूइड अंदर जाएगा तो बॉडी फ्लूइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अगर वो रेगुलरली उस चीज को एब्जॉर्ब कर रही है तो बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा, हाइपरवोलेमिया होगा। हाइपरवोलेमिया होगा तो सेरेब्रल एडिमा होगा। सेरेब्रल एडिमा मतलब कुल मिला के बॉडी में, इसके अलावा एक पल्मोनरी एडिमा होगा। बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि रेगुलरली अपन ब्लड इरिगेट करें तो बॉडी ऑब्वियसली उसको एब्जॉर्ब करेगी। अगर एब्जॉर्ब करेगी तो बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा, हाइपरवोलेमिया होगा। हाइपरवोलेमिया होगा तो सेरेब्रल एडिमा होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। ये फाइंडिंग आएगी उनकी, सेरेब्रल एडिमा और पल्मोनरी एडिमा की। इसके अलावा बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड का लेवल बढ़ गया, एक इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है जिसको बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। इसका रीजन यही है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ गया, उसके कंपेयर में सोडियम कम हो गया, इसलिए बोलते हैं इसको डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। ये हो गया इसके
TURP सिंड्रोम का कॉम्प्लिकेशन, ये TURP सर्जरी का कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा इसके अंदर एक सर्जिकल प्रोसेस करते हैं जिसके अंदर प्रोस्टेट को रिमूव भी कर देते हैं, सेक्शन वगैरह करने की बजाय उसको रिमूव कर देते हैं, उसकी सर्जरी होती है सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, इंसिजन लगा के अपन प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बोलता है, एक बार जो सुना है एवं कॉम्प्लिकेशन से। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? यूरिनरी लीकेज। सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस। थर्ड मोस्ट कॉमन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसके यूरिनरी लीकेज, इन्फेक्शंस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी के सेम एज कॉम्प्लिकेशन इसके होते हैं। एक होती है पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी, पेरिनियल एरिया में इंसिजन लगा के प्रोस्टेट को रिमूव करना। इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, पूछा हुआ है, इन्फेक्शंस। तो ये अपना बीपीएस था, रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी। कल मैं ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम दे दूंगा। इसमें आपको कहीं कोई समझने में कहीं कोई इश्यू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी। अभी रिसोर्सेज थोड़े कम है, धीरे धीरे रिसोर्सेज बढ़ेंगे। अपना क्वालिटी कंटेंट तो सेम रहेगा, क्वालिटी कंटेंट बहुत अच्छा देंगे अपन डेली। बस थोड़े रिसोर्सेज अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, थोड़े रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बाद आपको और भी अच्छी, सीधी सी बात है, गिर्रक हौसला वो मंजर भी आएगा, गिर्रक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं खड़ा हूँ, नो टेंशन रहो। 9 से 11 तक बराबर आपके हर चीज में आप मेरे पास कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक की क्लास लो, मैं वो टॉपिक लेके आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। ऑल ओवर में कहीं से भी कुछ भी टॉपिक बता दो, आप उस टॉपिक क्लासेस लेके आऊंगा और प्रॉपरली इजी लैंग्वेज में इजी तरीके से मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। आप सिर्फ अपनी मेहनत करो। मैं उन बंदों के साथ बिल्कुल स्ट्रांगनेस से, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, जो बंदे अपनी मेहनत की वजह से नहीं रह रहे, वो सिर्फ सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। 4 अटेम्प्ट दे लिए, 5 अटेम्प्ट दे लिए। मैं मेरी एक दिन मेरे खुद की लाइफ की स्ट्रगल जर्नी भी बताऊंगा वीडियो में कुछ। अभी इतना टाइम है नहीं, एक दिन मैं जरूर निकालूंगा समय, उसमें मैं मेरी पूरी स्ट्रगल टाइम बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और मेरे सेकंड अटेम्प्ट में कैसे करेगा, उसमें हर चीज बताऊंगा। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल इफ यू डिपेंड ऑन द सेल्फ, नॉट डिपेंड ऑन द अनदर्स। अगर आप अपने ऊपर डिपेंड है तो हर चीज वो पॉसिबल है, और ये मैंने करके दिखाया है। और अब जो मैं चीज कर रहा हूँ वो भी मैं करके दिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।